हेलो व्यूअर्स, आपका लीगल नॉलेज में स्वागत है। इस चैनल में मैं लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। और ये संरक्षण अधिनियम के बारे में तमाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं प्री में और मेन एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, और सामाजिक जीवन के लिए भी, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से बहुत ही उपयोगी है। सामाजिक जीवन में आजकल महिलाएं ज़्यादातर घरों में ही घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, और अगर वो उनके साथ ऐसा हो रहा है, यानी उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो इससे अपना बचाव कैसे करें, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। लेकिन आज इसकी भूमिका और मुख्य बातें आपको इस वीडियो के ज़रिए हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 इसका नाम है, और ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। इसकी मुख्य बातें हम बताते हैं। नंबर 1, इसकी भूमिका क्या है। नंबर 2, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है। नंबर 3, व्यथित व्यक्ति कौन है। नंबर 4, व्यथित व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, प्रमुख कानूनी प्रावधान क्या हैं। और नंबर 6, कौन घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है। नंबर 7, घरेलू हादसों की रिपोर्ट। इन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अलग अलग जानकारी मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, और ये बहुत ही सामाजिक जीवन और कंपटीशन के नज़रिए से, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ऐसे सामाजिक प्रावधानों या विधानों के बारे में पीसीएस एग्ज़ाम में, यानी इसकी मेन एग्ज़ाम में और प्री एग्ज़ाम में, और बहुत सी तमाम सबऑर्डिनेट वैकेंसी जो आती हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैंने बताए। अब इस 7 पॉइंट को मैं अलग अलग इसकी संक्षिप्त जानकारी इसमें दे रहे हैं। तो नंबर 1 है भूमिका। घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है। ये इसकी भूमिका, इसका दायरा है ये। नेक्स्ट नंबर है घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है। प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा। प्रतिवादी कहते हैं यहाँ एक्यूज्ड को, यानी जो घरेलू हिंसा का अपराध कारित करेगा उसे यहाँ पर प्रतिवादी कहा गया है। अब इसके अलग अलग पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि घरेलू हिंसा कौन कौन से कारणों को माना जाएगा, ये यहाँ संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। क्षति पहुँचाना या जख्मी करना, या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना, या ऐसा करने की नीयत रखना, और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। या दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुकसान पहुंचाना या जोखिम में डालना, या पीड़ित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वाक्यांश का खा में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना, या पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुंचाना। ये सभी कृत्य घरेलू हिंसा का अपराध कारित करते हैं। अगर इनमें से कोई भी कृत्य
किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा घर की महिला के विरुद्ध किया जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाला घरेलू हिंसा के अंतर्गत, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत वो अपराधी है या प्रतिवादी है। शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जाता है। व्यथित व्यक्ति कौन है, इसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस कानून के पूरे लाभ को लेने के लिए यह समझना जरूरी है कि व्यथित व्यक्ति कौन है, यानी विक्टिम कौन है अथवा पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और कोई व्यक्ति जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में हैं आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित या व्यथित व्यक्ति हैं, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू नातेदारी से उपजे व्यवहार से संरक्षित करना है। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू नातेदारी या संबंध क्या हैं और कैसे हो सकते हैं। घरेलू नातेदारी का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है जिसमें वे या तो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। इसमें 3 संबंध शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, रक्त जनित संबंध जैसे माँ बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन इत्यादि। नंबर 2, विवाह जनित संबंध जैसे पति पत्नी, सास बहू, ससुर बहू, देवर भाभी, ननद परिवार, विधवाओं के संबंध या विधवा के परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध। नंबर 3, दत्तक ग्रहण, गोद लेने से उपजे संबंध जैसे गोद ली हुई बेटी और पिता। ये शामिल हैं इसमें। घरेलू या पारिवारिक रिश्तों में इतने लोग जो इतने रिश्ते जो बताए मैंने इसके ऊपर, इसके पहले वो सभी रिश्ते घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। यानी घरेलू हिंसा में अगर ये रिश्तों द्वारा कोई महिला के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो भी इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रतिवादी या आरोपी हो सकते हैं। यदि शादी जैसे रिश्ते जैसे लिव इन संबंधी कानूनी तौर पर अमान्य विवाह, उदाहरण के लिए पति ने दूसरी बार शादी की है अथवा पति और पत्नी रक्त आज से संबंधित हैं और विवाह इस कारण अवैध है। घरेलू नातेदारी के दायरे में आने के लिए जरूरी नहीं कि 2 व्यक्ति वर्तमान में किसी साझा घर में रह रहे हों। मसलन यदि पति ने पत्नी को अपने घर से निकाल दिया तो यह भी एक घरेलू नातेदारी के दायरे में आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैंने रोशनी डाली और उम्मीद करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट बिंदु या संक्षिप्त जानकारी घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जो संक्षिप्त जानकारी मैंने आपके सामने पेश की, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी सामाजिक उपयोगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री मैं आप तक उपलब्ध करा सकूं और आपसे लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।